ठीक है बच्चों, तो कल के लेक्चर में हम लोग ने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा। इलास्टिसिटी की बेसिक चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ ली। आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, यानी क्या करेंगे आज हम लोग कोई मेटल का वायर लेंगे और मेटल के वायर पे हम कोई लोड लगाएंगे। ठीक, उससे क्या होगा, वायर खींचेगा और खींच करके एक टाइम आएगा जिसपे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लोड को बढ़ाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो बिहेवियर ऑफ वायर अंडर लोड, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसी को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं कि अगर लोड लगाएंगे किसी वायर पे, लोड को बढ़ाते जाएंगे तो वायर का कैसे बिहेवियर होता है। मेटालिक वायर की बात कर रहे हैं, वही हम लोग को पढ़ाते हैं। सर्ल्स मेथड करके एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था। ठीक, इसके बाद हम लोग आज के सेशन में स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई वायर को आप क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, वो हम लोग निकालेंगे। ठीक, और लास्ट में आज मैं आपको इस सेशन में ये समझाऊंगा कि हार्डनेस, स्ट्रेंथ और टफनेस तीनों में क्या फ़र्क होता है। बच्चों को लगता है कि हार्डनेस और टफनेस सेम चीज़ है, सेम चीज़ नहीं है। हार्डनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। ठीक है ना, और आखिरी में टाइम बचेगा तो हम फ्रिक्शन भी स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिवीजन करते हैं कि कल हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया। कल हमने सबसे पहले पढ़ा रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसका शेप और साइज़ कभी भी चेंज नहीं होता, कितना भी उस पर फोर्स लगाओ। बात समझ आई? इसके बाद हम लोग ने पढ़ा, रिजिड बॉडी के बाद हम लोग ने पढ़ा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो क्या करे, बॉडी का शेप और साइज चेंज कर दे, उसको क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मेशन, एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से जो बॉडी का शेप और साइज चेंज हो गया, उसको क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा प्लास्टिसिटी के बारे में, जिसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन नहीं कर पाता। ठीक है ना, फिर मैंने आपको ये बताया था कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है एज़ कम्पेयर टू रबर। क्यों? वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता जो ज़्यादा आसानी से खिंचता है, जो खिंचने में ज़्यादा अपोज करेगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। बात समझ आई? ये सही डेफिनेशन है, ये फिजिक्स का डेफिनेशन। जैसे अब बच्चों को अजीब ये क्यों लगता है, क्योंकि बच्चे बचपन से यही सोच करके आते हैं, जो ज़्यादा खींचेगा आसानी से वो ज़्यादा इलास्टिक। बात समझ आई? ये वैसी बात है जैसे आप बचपन में ये समझते थे कि मास और वेट सेम है, समझे? आप ये भी समझते थे कि स्पीड और वेलोसिटी सेम है, समझ आया? लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। बिल्कुल वैसे ही एक्चुअल इलास्टिसिटी में और जो तुमको फील होता है इलास्टिसिटी में क्या है, फ़र्क है। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, हम लोग ने इलास्टिसिटी के बाद प्लास्टिसिटी के बारे में देखा, फिर हम लोग ने स्ट्रेस के बारे में देखा। स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस कब आता है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को मेजर करने का पैरामीटर क्या है, स्ट्रेस। बात समझ आई? अगर स्ट्रेस का हिंदी अनुवाद करें तो तनाव। अगर हम लोग बोलेंगे कि वायर इज अंडर स्ट्रेस, मतलब वायर तनाव में है, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर लग रहा होगा। बात समझ आई? तो जब भी स्ट्रेस हो रहा है मतलब उस पर क्या लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है। विधि में गया? ठीक, वेरी गुड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हम लोग अब ये समझना है कि स्ट्रेन क्या है। अच्छा, स्ट्रेस के टाइप भी बताए थे पहले आपको मैंने, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल में दो टाइप है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ठीक है, बता चुका हूँ मैं आप लोग। इसके बाद इसके फॉर्मूले बताए होंगे आपको मैंने कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, और हमारे केस में क्या था, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। जो फोर्स लग रहा है, फोर्स को यहाँ इस केस में क्या बोलते हैं, लोड। जो लोड लग रहा है डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हम लोग ने पढ़ा, वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में, जो कि आता है चेंज इन प्रेशर। और तीसरा हमने पढ़ा शियर स्ट्रेस के बारे में, जो कि होता है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। बात समझ आई? वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या करता है, ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज कर देते हैं। समझ आया? मतलब ऐसा बोला जा सकता है एक्चुअल वे में, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कब डेवलप होता है, जब ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है जो क्या करेगा, लेंथ को चेंज करेगा। लेकिन इतना लंबा बोलने से बेहतर क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या करता है, लेंथ चेंज करता है। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या करता है, वॉल्यूम चेंज करता है। और शियर स्ट्रेस शेप चेंज करता है। वेरी गुड। अब अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आएगा। अगर डिफॉर्मेशन आएगा तो उसको मेजर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट।
तो अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे, तो मेजर करने के लिए पैरामीटर क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या करता है, डिफॉर्मेशन को मेजर करता है। स्ट्रेन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। एक्चुअल फॉर्मूले को स्टक रहो, बाकी फॉर्मूले अपने आप लिख लोगे तुम, है ना। तो 3 टाइप के स्ट्रेन हम लोग ने पढ़े, लॉन्जिटूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। लॉन्जिटूडिनल स्ट्रेन मतलब क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। शियर वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। शियर स्ट्रेन मतलब क्या, थीटा। थीटा कितना मोड़ा, थीटा मोड़ा। थीटा मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब x अपॉन h। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो यहाँ तक समझ में आता है। और उसका भी फॉर्मूला लिखा था, स्मॉल l बाय कैपिटल है और यहाँ पर dv/v। वेरी गुड। इसके बाद हमने पढ़ा हुक्स लॉ के बारे में, उससे पहले पढ़ा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू होता है जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एक का स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो एक का स्ट्रेन आएगा। बात समझ आई। तो हम लोग ने हुक्स लॉ पढ़ा, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, m। m क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या बनता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को कैसे मेजर किया जाएगा, बात समझ आई, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप के, ठीक है ना। तो 3 टाइप के इलास्टिक मॉडुला हैं, 4 टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। 3 इलास्टिक मॉडुला कौन सा है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या है, वो होता है बेसिकली वो इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ मेजर करता है। क्या मेजर करता है, इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम और शेयर मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ शेयर। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। बात समझ आई, क्या फॉर्मूला बनेगा, F अपॉन A डिवाइड बाय स्मॉल l बाय कैपिटल L, यानी F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l। बात समझ आई। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला कॉमन क्वेश्चन है वाई के ऊपर, आता ही है पेपर में। इसके अलावा क्या बचा, इसके अलावा बचा आपका बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन इज dp, वो स्ट्रेस इज dp, वॉल्यूम स्ट्रेन इज dv/v। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v dp/dv। समझे, वेरी गुड। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा शेयर स्ट्रेन के बारे में। शेयर स्ट्रेन का और एक नाम बताओ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सिंबल क्या है, ईटा। क्या सिंबल है, ईटा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है उसका, F अपॉन A थीटा, थीटा इज x अपॉन h, यानी F इंटू h अपॉन A इंटू x, ये बनेगा। बात समझ आई। इसके बाद हमने एक कांस्टेंट पढ़ा था जिसका नाम था पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या बताता है कि जब कोई वायर खींचेगा तो उसका डायमीटर कम हो जाएगा। जब कोई वायर खींचेगा तो लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, डायमीटर कम हो जाएगा। तो पॉइजन्स रेशियो 2 स्ट्रेन का रेशियो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो नहीं। किसका रेशियो, 2 स्ट्रेन का रेशियो। कौन कौन सा स्ट्रेन है बताओ, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। बात समझ आई। क्या ट्रिक बताई थी मैंने, जो लेट आएगा वो पहले बैठेगा, तो लेट स्ट्रेन बाय लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। इसके बाद लेटरल स्ट्रेन कैसे मेजर करेंगे, डायमीटर के चेंज से। तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, उसके बाद चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बाकी आप अरेंज कर सकते हो। बात समझ आई, वेरी गुड। इसके बाद क्या हम लोग ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोग ने यहीं तक पढ़ा था, आगे कुछ नहीं पढ़ा आपको मैंने, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चंस करवा रहा था शायद मैं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। तो आज हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे, ठीक है ना। नोट्स में उसका जो टॉपिक दिया हुआ है वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ वायर अंडर अप्लाइड इंक्रीजिंग लोड। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब क्या, हम क्या करेंगे अभी, अब इसको समझना पड़ेगा। ग्राफ है, आसान भाषा में नोट्स में लिखा हुआ है, मैं एक एक पॉइंट आपको भी समझा दूंगा। उतना ही याद करना है, बुक में एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। चलो, उतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कॉलेज में ये चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम जो है एक वायर लेंगे, मेटालिक वायर की जनरली हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर ऐसे स्लॉट्स लगे होते हैं जिसके अंदर हम वेट को ऐड करते जाएंगे। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर आप नोट्स में पढ़ेंगे तो नोट्स में दिया हुआ है 500 ग्राम का वेट क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। भेजे में जा रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं, 500 मतलब आधा किलो का वेट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। अब ऐड करेंगे और इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि नीचे की तरफ mg लगेगा। mg की वजह से क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा। ये स्ट्रेच होगा तो अपने को ये चेक करना है कि इसका बिहेवियर कैसा है। मतलब बिहेवियर का मतलब होता है कब ये प्लास्टिक फ्लो करेगा, कब इसमें नेक्स बनेंगे और कब ये टूट जाएगा, ये सब अपने को समझना है। उसी से रिलेटेड एक ग्राफ बनाया गया, वो ग्राफ आपकी बुक में भी है, चेक करिए। आपकी बुक में भी ग्राफ मिलेगा, नोट्स में भी आपको मिलेगा ग्राफ। उसी को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। जैसे नोट्स में दिया है, क्योंकि आपको याद वहाँ से करना है, मैं एग्जैक्टली वही नोटेशंस लेता हूँ। ग्राफ वैसे ही है, ग्राफ तो सेम है, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका स्ट्रेन है,
और यहाँ पर आपका क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, यहाँ पर जो मार्किंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, मार्किंग में वही ले रहा हूँ जो नोट्स में दिए गए हैं, ओ, फिर ये वाला पॉइंट क्या है अपना ई है, फिर उसके बाद यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, वाई है, उसके बाद ये पॉइंट क्या हमारा बी है, और ये यहाँ पर ऐसे कुछ है, ठीक है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट एन है, ठीक है। अब ये जो है इसको इसने क्या बोला है, इसने बोला है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ग्राफ याद करना ज़रूरी है, आता है एग्ज़ाम में। और वाई से एक यहाँ से एक सेट बनता है ओ एस, इसको बोलते हैं परमानेंट सेट, परमानेंट सेट कहते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ है। मतलब क्या, मतलब ये है कि आप क्या करते जाओगे, जैसे जैसे यहाँ पर वेट को ऐड करोगे, जैसे आप वेट को ऐड करोगे तो इसके अंदर क्या डेवलप होगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, और उसी को तो स्ट्रेस बोलते हैं। यानी बेसिकली क्या होगा, जैसे आपने वेट ऐड किया तो इसके अंदर क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस, उसके वजह से इसमें क्या आएगा, स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस आया, जो स्ट्रेन आया, उसको प्लॉट कर दिया। फिर आपने और वेट को ऐड किया तो उसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेस, उसकी वजह से क्या आएगा, स्ट्रेन। वो जो भी वैल्यू आई आपने उसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो ऐसे करते करते अपन ने क्या कर दिया, ये पूरा ग्राफ प्लॉट किया हुआ। बात समझ आई, बेसिक फंडा समझ आ रहा है। यहाँ पर वेट लगा करके क्या बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ाने से क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। और हमने क्या कर दिया, दोनों की रीडिंग्स ली और यहाँ पर प्लॉट कर दिया। उसी कर्व को क्या कहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब मैं एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आइए इसको समझिए। अगर आप सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है, पार्ट ओ ई ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पार्ट ओ ई मतलब क्या, ओ से ई तक का जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये ओ से ई तक का पार्ट, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। मतलब क्या होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई है, दोनों का पावर 1 और 1 है, तो इनका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया था मैंने ये, है ना। तो इसका ग्राफ क्या बनता है, इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। ओ से ई वाला पार्ट में क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यही आपको समझाने की कोशिश किया कि ओ से ई पार्ट में, ये वाले पार्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक का स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी एक का आएगा, 2 का स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी 2 का आएगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता तो, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्क्वायर होता तो बताओ क्या होता, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता, अगर स्ट्रेन स्क्वायर होता तो बताओ क्या होता। एक का स्ट्रेस बढ़ाते तो एक का स्ट्रेन बढ़ता, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का स्ट्रेस बढ़ाते तो यहाँ पर 4 का स्ट्रेन बढ़ता, ये मतलब होता है इसका। 3 का स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो 9 का स्ट्रेन बढ़ जाएगा। अब समझ आया, प्रोपोर्शनल का मतलब ये 1 का बढ़ाएंगे तो वो भी 1 से बढ़ेगा। भेजे में जा रही बात, ठीक है ना। चलो ये समझ आता। तो पार्ट ओ ई ऑफ द ग्राफ is a straight line, this means stress is directly proportional to strain. Up to E Hooke's law is obeyed. Hooke's law यही तो कहता है, within elastic limit stress is directly proportional to strain. तो E पॉइंट तक तो दोनों प्रोपोर्शनल है, उसके बाद ग्राफ वेरी करना शुरू कर रहा है, कर्व करना शुरू कर रहा है। बात समझ आई। तो जहाँ तक दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो इस केस में E वाला स्ट्रेस क्या है, इलास्टिक लिमिट। बात समझ आई। ये वैसा है जैसे आपने इनिशियल स्ट्रेस कितना दिया, 1, स्ट्रेन भी कितना आया, 1, स्ट्रेस दिया आपने 5, स्ट्रेन भी कितना आया, 5। तो 1 पे 1, 5 पे 5। बात समझ आई। 10 पे 10। अब 10 के आगे, कल 10 लिमिट लिया था हम लोग ने, 10 के आगे क्या होगा, 10 के आगे प्रोपोर्शनल होगा, लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। मतलब समझ आ रहा है, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, मतलब कर्व कर गया। मतलब 11 का स्ट्रेस लाएंगे तो 15 का स्ट्रेन हो जाएगा, 11 के स्ट्रेस पे 11 का स्ट्रेन नहीं होगा। कब तक होगा वो, ई तक, ई पॉइंट तक। ई मतलब इलास्टिक लिमिट। ई पॉइंट क्या हमारा, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट हमारा मतलब क्या है, 10 है, 10 का स्ट्रेस है वो। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर इसलिए ले रहा हूँ, समझने में आसानी होती है उससे। तो 10 क्या हमारा इलास्टिक लिमिट है। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, वायर रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, पॉइंट ई करस्पॉन्ड्स टू इलास्टिक लिमिट। ये तो पहले ही समझ गया था इलास्टिक लिमिट है। और आपने कितना वेट लगाया था, थोड़ा थोड़ा करके आपने फॉर एग्जांपल 1 किलो 1.5 किलो लगा दिया होगा। तो अगर आप उस 1-1.5 किलो को वापस निकाल दोगे तो क्या होगा, वायर अपने ओरिजिनल डायमेंशंस पे रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर है। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो परमानेंट सेट बन जाएगा। तो परमानेंट सेट कब बनता है, जब इलास्टिक लिमिट के आगे आप स्ट्रेस लगा दो।
इलास्टिक लिमिट के आगे तो सेट लगा ही नहीं यहाँ पर स्ट्रेस। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो परमानेंट सेट कब बनेगा? जब स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगा। अभी इलास्टिक लिमिट तक अगर आपने लगाया, आपने 10 तक लगाया, यानी आपने इतना लोड लगाया कि स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ 10 का, तो अगर आप वापस से उसको अनलोडिंग कर दोगे तो क्या करेगा? वापस से अपने ओरिजिनल डायमेंशंस पे रिटर्न चले जाएगा। मेरे में जा रही बात? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते। आगे क्या? बियॉन्ड ई नेचर ऑफ ग्राफ इज कर्व। ई के बाद ग्राफ का नेचर कैसा है? कर्व हो गया। कर्व हो गया मतलब लीनियर नहीं है अब, ठीक है। दिस मीन्स द इलोंगेशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फास्टर देन द लोड। मतलब समझ आया? मतलब जितना आपने लोड लगाया उससे ज़्यादा क्या होगा? इलोंगेशन हो जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब होना क्या चाहिए था? एक के स्ट्रेस पे एक का स्ट्रेन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 11 के स्ट्रेस पे सीधा 15 का स्ट्रेन आ जाएगा। बात समझ आई? तो वो मतलब है इसका। इफ द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, wire will not regain its original length but will have a permanent deformation represented by OS. This permanent deformation retained in the body is called as set. बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? मतलब क्या, आपने 1.5 किलो तक जब वेट लगाया था तो 10 का स्ट्रेस डेवलप हुआ था। अगर 1.5 किलो को वापस से अनलोड कर दोगे तो क्या होगा? वो वापस से रिगेन कर लेगा। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने उसको क्या कर दिया? और बढ़ा दिया, 2 किलो 2.5 किलो कर दिया। अब क्या होगा? अब जब आप 2.5 किलो को वापस से अनलोड करोगे तो क्या होगा? वो वापस से अपने ओरिजिनल डायमेंशंस पे रिटर्न नहीं जाएगा। उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? एक परमानेंट सेट डेवलप हो जाएगा। बात समझ आई? या आप खुद भी करके देख सकते हो। रबर बैंड लो, रबर बैंड को एक साइड से काटो, उसको पकड़ के खींचो, बहुत ज़्यादा खींचो, उसके बाद छोड़ दो। वो जितनी उसकी लेंथ थी उससे ज़्यादा उसकी लेंथ हो जाती है। स्प्रिंग के बाद, स्प्रिंग का तो देखा ही होगा आपने, स्प्रिंग को ज़्यादा खींच दो तो क्या हो जाएगा? वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशंस पे वापस नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया। बात समझ आई? इस वजह से इतना स्ट्रेस डेवलप कर दिया कि अब उसके अंदर क्या आ गया? परमानेंट सेट आ गया। बात समझ आई? ये मतलब आगे आगे क्या है? आगे कहता है ये इफ लोड इज फर्दर इंक्रीज्ड अप टू पॉइंट वाई। अब लोड को और बढ़ाते जाओ। 2.5 किलो तक तो वो क्या हो गया? 2.5 किलो के बाद अगर उसको अनलोड करेंगे तो अब भी वो वापस से उस पर नहीं जाएगा। हम 2.5 किलो के आगे लोड करना शुरू करते, 3 किलो 3.5 किलो ऐसे, क्योंकि आधे किलो पे लोड करना था, ये लिखा हुआ है। तो अब उसके आगे उसको लोड करना का शुरू करते हैं। टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट वाई इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द स्ट्रेन एक्सिस। दिस मीन्स दैट बियॉन्ड वाई बिगिंस टू इलोंगेट विदाउट फर्दर इंक्रीज इन लोड। एट दिस स्टेज वायर इज सेट टू फ्लो। क्या मतलब होता है? मतलब क्या, पहले आपने क्या लगाया? आधा किलो खींचा, 1 किलो खींचा, 1.5 किलो खींचा, 1.5 किलो पे क्या आ गया? इलास्टिक लिमिट। उसके बाद आपने अगर 1.5 किलो को अनलोड कर दिया तो वापस चले जाएगा। फिर आपने क्या कर दिया? 2 किलो और खींच गया। आपने कर दिया 2.5 किलो और खींच गया। 1.5 किलो के आगे आपने जब 2 किलो 2.5 किलो कर दिया तब उसके अंदर परमानेंट सेट बन गया। वेरी गुड। अब वो वापस नहीं जाएगा। बात समझ आई? ठीक। अब क्या कर रहे हो आप? 3 किलो 3.5 किलो। अब आप 3 किलो लगा दिया और क्या बढ़ा दिया इसमें? आप क्या कर दिया? 3.5 किलो। 3.5 किलो लगाने के बाद 3.5 किलो लगाने के बाद और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप क्या करेगा? खींचना शुरू हो जाएगा। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? 3 किलो किया और खींचेगा, 3.5 किलो किया और खींचेगा। अब मुझे 4 किलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेगा? 3.5 किलो के बाद अपने आप खींचना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? 3.5 किलो के बाद क्या होगा? अपने आप खींचना शुरू हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लो। एक्चुअल वर्ड है प्लास्टिक फ्लो। क्या वर्ड है? प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक फ्लो शुरू हो जाएगा उसका, ठीक है ना। आगे क्या? एट दिस स्टेज वायर इज सेट टू फ्लो। पॉइंट वाई इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट। मतलब उसका टूटना, फ्लोर टूटेगा। एक क्वेश्चन किया था अपन ने, यील्डिंग ऑफ द फ्लोर, है ना, टूटने वाला। तो यहाँ पर भी वायर टूटने के पोजीशन, मतलब उसके स्टेज स्टार्ट हो गया। वायर के टूटने वाला स्टेज स्टार्ट हो गया। यील्ड पॉइंट कहते हैं वाई को। दिखा ग्राफ में सबको? वाई पॉइंट क्या है? यील्ड पॉइंट। उसके बाद क्या? हियर स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस इज नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन लोड बट इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन। देखो वाई के बाद, अब वाई तक आपने कितना लगा दिया है? 3.5 किलो लगा दिया। मैंने क्या बोला? आगे और लोड लगाने की जरूरत नहीं है। वायर खुद ब खुद क्या करेगा? खींचना शुरू हो जाएगा। अब लेकिन वाई के बाद अगर आप ग्राफ में चेक करो तो वाई के बाद देखो स्ट्रेस बढ़ रहा है। वाई के बाद, वाई से आगे जाओगे देखो स्ट्रेस बढ़ रहा है ना। स्ट्रेस ऊपर की तरफ बढ़ा। स्ट्रेस कैसे बढ़ गया? वो ऐसे बढ़ा, ध्यान से सुनना। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो होता क्या है? 3.5 किलो लगाने के बाद वायर खिंच रहा है। वायर खिंच रहा है मतलब क्या होगा? पॉइजन्स रेशियो में बताया था, वायर खिंचेगा तो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायमीटर कम होगा, एरिया कम होगा। एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो जो वाई के बाद अपने आप ये स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ ना,
वो लोड बढ़ाने की वजह से नहीं हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है? एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, इस वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है उसके अंदर। बात समझ आई? और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से वो क्या कर रहा है? और खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है। आगे आगे क्या है? आगे व्हेन द वायर फ्लोज neck or constriction is formed at weakest portion of the wire and now the wire bears maximum stress before it breaks। अब ये अगर आपने देखा होगा, किसी रबर बैंड को आपने खींचा होगा, खींचते 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 जब वो टूटने वाला होता है तो कुछ कुछ जगह से पतला हो जाता है, समझे? उसी को बोलते हैं नेक या फिर कंस्ट्रक्शंस कहते हैं उसको। समझ आया? तो बिल्कुल वैसे खिंचते जा रहा है, खिंचते जा रहा है, खिंचते जा रहा है, और खिंचते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा? देखो खिंच रहा है अपने आप, उससे क्या हो रहा है? एरिया कम हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? खिंच रहा है, खिंच रहा है, खिंच रहा है, खिंच रहा है, और एक ऐसा स्ट्रेस आ जाएगा जिस पे क्या हो जाएगा? जिस पर उसके नेक बनना शुरू हो जाएगा। समझ आया? और अब नेक बनेगा मतलब और डायमीटर कम हो रहा है, और डायमीटर कम हो रहा है मतलब और एरिया कम हो रहा है, और एरिया कम हो रहा है मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब स्ट्रेस बढ़ने की वजह से क्या होगा? ऐसा टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? देखो आओ, ये लिखा हुआ है, नाउ द वायर बेयर्स मैक्सिमम स्ट्रेस बिफोर इट ब्रेक्स। टूटने से पहले उसका कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू पे क्या हो जाएगा? टूटेगा। ठीक है ना? दिस स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट बी इन द ग्राफ। ग्राफ में कौन सा पॉइंट है? वो बी वाला पॉइंट है। ठीक है ना? जिसमें वो मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या कर रहा है? बेयर कर रहा है। वन स्टेज ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस इज रीच। बी मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला स्टेज आ गया, wire elongates further, though stress in it is reduced and the last wire and at last wire breaks at some point which is represented by a point n on the graph। मतलब क्या? वो खींचेगा खींचेगा खींचेगा, एक टाइम आएगा वो पतला हो जाएगा, पतले होने के बाद वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है। कभी तुमने थैली खींची है? पहले वो रेजिस्ट करेगा। अरे जो पॉलीथीन हम लोग यूज़ करते हैं, काली वाली थैली है ना, वो पहले क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। उसके बाद खींचो खींचो खींचो, उसके बाद वो खींचना शुरू हो जाएगा, और एक लास्ट टाइम आएगा जब वो पतला हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बात समझ? बिल्कुल वैसे ही हिसाब है। बात समझ आ रही? ठीक है ना? तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था, और ये 4 जो पॉइंट्स यहाँ पर है, ये 4 या 5 पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं हमने एग्जाम में। बुक में बहुत कुछ है, वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। बात समझ आई? ठीक है ना? तो पूरी कहानी कैसे? ये आपका रिजिड सपोर्ट है, ये आपका वायर है। आपने क्या लगा दिया? आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो। 1.5 किलो अनलोड कर दिया, वापस चला गया, वापस है आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, फिर उसके बाद 2 किलो। पहले क्या हो रहा था? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, उसके बाद 2 किलो, 2.5 किलो। मतलब समझ आ रहा है? 2 किलो 2.5 किलो पे स्ट्रेन ज़्यादा है। उसके बाद क्या कर दिया आपने? 3 किलो। 3 किलो के बाद वो 3 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, 3.5 किलो के बाद फ्लो होना शुरू हो जाए। नहीं, अरे 4 किलो नहीं, वो क्या आएगा? फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? स्ट्रेस तो अब तो स्ट्रेस बढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन स्ट्रेस बढ़ेगा। ग्राफ में दिख रहा है कैसे? हाँ, एरिया कम हो रहा है। एरिया कम होने से स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। स्ट्रेस बढ़ते जाएगा मतलब खिंचते जाएगा, खिंचते जाएगा, खिंचते जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जो उसमें नेक्स्ट बनेंगे और वो फाइनली क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बात समझ आई? तो ये वो ग्राफ है जिसको आपको याद भी रखना है और उसके पॉइंट्स भी याद रखने, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलो भाई रीड कर लो एक बार फिर से उसको। तो नोट्स में देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स: डक्टाइल, मेलिएबल, ब्रिटल, इलास्टोमर। ठीक है ना? क्या मतलब होता है इसका? डक्टिलिटी आप लोग जानते हैं क्या होता है? डक्टाइल बोलो। अरे डक्टिलिटी क्या होता है? हाँ, पतले पतले वायर्स में उसको ड्रॉ कर सकते हैं मेटल्स को, उसको डक्टिलिटी कहते हैं। तो मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, रॉट आयरन एक्सेट्रा। रॉट आयरन मतलब जो प्योर आयरन होता है, उसमें कार्बन का परसेंटेज जिसमें कम होता है, वो रॉट आयरन है। ठीक है? have large plastic range of extension, they lengthen considerably and undergo plastic deformation till they break, they are called ductile। ठीक है? बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन जो शो कर सकते हैं टूटने से पहले उनको क्या कहते हैं? डक्टाइल। वो मतलब वही है उसका, पतले पतले वायर्स बन सकते हैं। उसका मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर विच कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स आर कॉल्ड मेलिएबल। ठीक है? उसके बाद क्या है? ब्रिटल, द सब्सटेंस विच ब्रेक्स विद इन द इलास्टिक लिमिट। जो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल सब्सटेंस। ठीक है ना? उसके बाद इलास्टोमर, अ मटेरियल दैट कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड टू अ लार्जर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड एन इलास्टोमर। मतलब क्या? जिनको जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन को भी क्या कर सकते हैं? सह सकते हैं, उसको इलास्टोमर कहते हैं। हमारी स्किन इलास्टोमर है। हमारा जो एओर्टा, पता है एओर्टा होता है? एओर्टा बोलते हैं हम लोग उसको। क्या होता है वो? अरे बॉडी में एओर्टा था ना, AORTA। क्या होता है एओर्टा? एक तरीके से पाइप होता
है ना, अंदर पाइप लगे हुए जिसमें से क्या जा रहा है, खून जा रहा है ना, ठीक है, नेचुरली पाइप मिले हुए अपने को, है ना। तो वो जो एओर्टा होता है उसको आप बहुत ज़्यादा खींच सकते हो तब भी वो टूटता नहीं है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत ज़्यादा भी आप खींचोगे तो वो टूटेगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफ स्ट्रेन को भी जो बेयर कर पाए उसको क्या बोलते हैं? इलास्टोमर। समझे क्या बोल रहा हूँ? वही लिखा हुआ है। अ मटेरियल दैट कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू अ लार्जर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। बात समझ आई? मतलब वापस से वो रिगेन कर लेगा, ऑलमोस्ट रिगेन कर लेगा अपनी शेप और साइज़ को, तो उनको क्या कहते हैं? इलास्टोमर्स कहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसके बाद क्या आगे जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है? हाँ, अब 3 डेफिनेशंस है, हार्डनेस, टफनेस और आपका क्या है? स्ट्रेंथ। हार्डनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको मैं, इसको समझिए। तो हार्डनेस वर्सेस टफनेस वर्सेस स्ट्रेंथ, हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसके अंदर। मैं आसान भाषा में समझाता हूँ क्या है, ठीक है। तो हार्डनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ में क्या अंतर होता है? हम हार्ड उस सब्सटेंस को कहते हैं जो आसानी से ना घसे। तो जो आसानी से घिस नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे? हार्ड बोलेंगे। घिस नहीं सकता मतलब क्या? जिस पे आसानी से स्क्रैच नहीं लगता, जिस पे घसड़ा नहीं लगता, जो आसानी से कट नहीं हो सकता, जिसको आसानी से बेंड नहीं कर सकता, वो क्या है? हार्ड सब्सटेंस। समझे? जो आसानी से घिस नहीं सकता वो क्या होता है? हार्ड होता है। जो आसानी से टूट नहीं सकता वो क्या होता है? टफ होता है। और जो आसानी से डिफॉर्म नहीं होता, मतलब ना दब सकता है ना खिंच सकता है, जो आसानी से ना दब सकता है ना खिंच सकता है, वो क्या होता है? स्ट्रांग होता है, यानी स्ट्रेंथ होती है उसके पास। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? तो क्या कह रहा हूं मैं? जो आसानी से ना घिसे वो क्या है? हार्ड है। जो आसानी से ना टूटे वो क्या है? टफ है। और जो आसानी से ना दबे ना खींचे उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग, यानी उसके पास स्ट्रेंथ है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। तो अगर आप गौर से देखेंगे डायमंड, तो डायमंड जो है उसमें स्क्रैच नहीं लगता। आपको शायद पता हो, तो डायमंड को स्क्रैच करना बहुत मुश्किल काम है। डायमंड को आप ग्लास के साथ में स्क्रैच करो, ग्लास घिस जाएगा, डायमंड नहीं घिसता। तो डायमंड क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, हथौड़ी मारो टूट जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोला? मतलब टफेस्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, टफेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, टफेस्ट नहीं कह रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हथौड़ी मारेंगे तो क्या हो जाता है? डायमंड टूट जाता है। समझे क्या हो रहा है? हथौड़ी मारने से डायमंड क्या हो जाता है? टूट जाता है। पिक्चरों में गलत दिखाता है, ठीक है। अगर तुमने पिक्चर में देखा है तो पिक्चर में क्या करता है? गलत दिखाता है कि तुम हथौड़ी मारोगे तो क्या होगा? डायमंड नहीं टूटेगा, डायमंड टूट जाता है। वो भी अलग अलग एक्सेस तो होता है वो। अगर तुमने एक पर्टिकुलर एक्सेस पे मारा तो हो सकता है वो ना टूटे, लेकिन अगर दूसरे एक्सेस पे तुमने उसको हथौड़ा मारा टूट जाएगा। वो डिपेंड करता है एक्सेस पे। बात समझ आई? ठीक। तो डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, इसका मतलब ये नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, टफेस्ट मटेरियल, सॉरी, ठीक है ना। इसके बाद क्या? अगर आप ड्रिल मशीन जो होती है उसकी बिट्स देखेंगे, बिट्स मतलब वो जो गोल गोल घूमता है, वो हार्ड भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, टफ भी होता है। कैसे? हार्ड कैसे? स्क्रैच नहीं लगता जल्दी उस पर। उसके बाद टफ कैसे? टूटेगा नहीं आसानी से। और स्ट्रॉन्ग भी है, आसानी से क्या दबेगा? क्या खींचेगा? नहीं। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? याद रखना, डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, टफेस्ट मटेरियल नहीं है, फ़र्क है दोनों में। बात समझ आई? ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो यहाँ तक समझ में आता है अपने को। तो हार्डेस्ट का मतलब क्या होता है? जो आसानी से ना घसे। टफेस्ट मतलब जो आसानी से ना टूटे, फ्रैक्चर नहीं हो आसानी से। और तीसरा क्या है? स्ट्रेंथ, जो आसानी से ना दबे ना खींचे, यानी आसानी से डिफॉर्म ना हो। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो, अब जैसे वो अपने पास जो जिससे तुम्हारी पिटाई होती है, वो जो रॉड है पीवीसी का, बताओ वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, टफ है, क्या है? लेकर अंदर से अनस जाके लेकर। हार्ड है कि नहीं? आसानी से स्क्रैच पड़ता है कि नहीं? उस पर पड़ जाएगा। पीवीसी का पाइप है, हार्डेस्ट मटेरियल नहीं है, समझे। टफ है क्या? मारूंगा तो टूटेगा नहीं? टूटेगा, टूटेगा। देखो ना, तुमको ही मारने पे टूटा ये तुम्हारी पिटाई हुई ना इससे, ठीक है। तो मतलब किसी की तो हुई है, उसमें उसको वो पिटाई पे ही टूटा है, टूट गया ये। लेकिन स्ट्रेंथ है कि नहीं इसके पास? आसानी से डिफॉर्म नहीं होगा, ना दब रहा है ना खींच रहा है, आसानी से स्ट्रॉन्ग है। हार्डेस्ट नहीं है, हार्ड नहीं। अब समझ आ रहा है? डिफरेंस क्लियर कर पा रहे हो तुम? ठीक है ना। तो हार्डेस्ट, टफेस्ट और स्ट्रॉन्ग में ये तीनों का क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। चलो ये समझ में आता है। इसके बाद ये तो आपको मैंने समझा दिया, हार्डेस्ट, टफेस्ट और
स्ट्रेंथ वाले का डिफरेंस, ठीक है। हाँ, बुलेट प्रूफ ग्लास जो होता है वो हार्ड होता है, टफ होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बुलेट प्रूफ ग्लास जो होता है हार्ड होता है, स्क्रैच नहीं लग सकता, टफ होता है, आसानी से टूट नहीं सकता, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब डिफॉर्म हो जाता है। आप उसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन बताएगा, क्योंकि ग्लास बेसिकली लिक्विड होता है एक तरीके से, बहुत विस्कस लिक्विड होता है ग्लास, ठीक है। पढ़ाऊँगा अगले साल, सॉलिड्स में पढ़ाऊँगा, सॉलिड स्टेट में, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 12th का, ठीक है। अच्छा, तुमने ये तो अब ये मोबाइल का ज़माना है तो तुमने सुना ही होगा किसी फ़ोन रिव्यूअर के इसमें कि इस पर गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है, सुना होगा ना, गोरिल्ला ग्लास है ना, हार्डेस्ट ग्लास है, बोलते तो बहुत हार्ड ग्लास लगा हुआ है, गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है, सुना। हार्ड क्यों, स्क्रैच नहीं लग सकता। फिर भी हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ना, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो फ़ोन होता है उस पर क्या लगा होता है, गोरिल्ला ग्लास, क्योंकि वो क्या होता है, हार्ड मटेरियल का बना होता है, स्क्रैच नहीं आता उसमें, समझे। आप अगर तुमने कभी सोचा होगा ये शायद कि जो स्क्रीन गार्ड तुम लोग लगाते हो वो भी हार्ड मटेरियल का होता है, जल्दी स्क्रैच नहीं आता उस पर, लेकिन वो तो टूट जाता है ना। हाँ, तो हार्ड है लेकिन टफ नहीं है, फ्रैक्चर हो जाता है। बात समझ आई, ये डिफरेंस क्लियर करना है, ठीक है ना। तो ये तुमको, ये बच्चा सोचता है, पहले मैं भी सोचता था, जब मुझे नहीं पता था, जब मैं भी सोचता था अरे ये क्या है, ये टूट जाता है, इस पर कैसे स्क्रैच नहीं आएगा, स्क्रैच तो आएगा। बात समझ आई, लेकिन वो डिफरेंस होता है हार्डनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ में। भेजे में गया, ठीक है ना। चलो, तो ये तीनों का फ़र्क हो गया। अब एक डेरिवेशन बचा और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म, एक डेरिवेशन बच गया, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। ये आपकी बुक में यही है, ये टॉपिक है, चेक करो, स्ट्रेन एनर्जी का एक डेरिवेशन। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी क्या है। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई वायर लेते हैं, तो वायर को जब एक mg वेट यहाँ पर लगा देते हैं, उसके वजह से क्या होगा, ये खींचेगा। इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, कैपिटल L, इसके अंदर कितना चेंज आ गया, स्मॉल l का, ठीक है ना, स्मॉल l का चेंज आ गया इसके अंदर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम नीचे या mg लगा रहे हैं, mg लगाने से इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, l का डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स लगा करके आपने डिस्प्लेसमेंट किया ना उसका, वायर डिस्प्लेस ही तो हुआ कुछ, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वर्क डन। तो आपने वर्क कर दिया, वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, तो आपकी एनर्जी खर्च हुई, तो एनर्जी कहाँ स्टोर हो गई, इसके अंदर स्टोर हो गई। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी, यानी बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, अब क्या पढ़ा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आई, जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब समझो, उस टाइम पे ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम कर रहे थे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस टाइम पे इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो अपने को निकालना है, ठीक। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। हम क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं, उसके थ्रू पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्क डन, उसके थ्रू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप जितना वर्क करोगे उतने उसके पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बताया था मैंने आपको। पोटेंशियल एनर्जी का कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन किसका है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। बात समझ आई। तो अपने को क्या करना है, इसमें वर्क डन निकालना है, और जो वर्क डन आएगा वही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। आइए उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक वायर कंसिडर किया जिसकी लेंथ क्या है, L है, और उसमें इलोंगेशन कितना हुआ, स्मॉल l का। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग क्या बोल देते हैं, A। इसका यंग्स मॉडुलस क्या बोल देते हैं, Y। यंग्स मॉडुलस क्या करता है, इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ को मेजर करता है, ठीक है ना। हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पता है कि जो आपका Y होता है, Y का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l। तो देयरफॉर अगर यहाँ से मैं F निकालूंगा तो बताओ क्या आएगा, वाई ए स्मॉल l डिवाइड बाय क्या आएगा, कैपिटल L। समझ आया, इसको मन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ कि इसको यहाँ से अगर dx का डिस्प्लेसमेंट देंगे, कहाँ से, L लेंथ पे था, हमने mg लगाया, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ dx, अगर dx वो डिस्प्लेस होगा तो कितना वर्क डन होगा, dw वर्क डन होगा। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, छोटा सा वर्क डन होगा। एक साथ हम लोग नहीं निकाल सकते वर्क डन, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, फोर्स वेरी करते जाता है।
F किसके प्रोपोर्शनल होता है, माइनस एक्स के। स्प्रिंग फोर्स है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, माइनस एक्स के। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स चेंज होगा। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जब चीज़ कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी, तो उसको कैलकुलेट करना मुश्किल। तो हम क्या करते हैं, हर छोटे इंटरवल के लिए क्या करते हैं, निकाल लेते हैं क्या वर्क डन है। मतलब dx डिस्प्लेस हुआ, इसका वर्क डन निकालो, फिर और थोड़ा dx डिस्प्लेस करो, उसका वर्क डन निकालो। बात समझ आई, क्योंकि बहुत छोटे इंटरवल के लिए फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ वापस से। ये अगर वायर है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपने पास वायर है, इस वायर पे हमने क्या कर दिया, ये ऐसे इलोंगेट हुआ, समझाने के लिए बड़ा बना रहा हूँ। अब ये कितना, कहाँ से कहाँ तक इलोंगेट हुआ, ये 0 था, 0 से L तक का इलोंगेट हो गया, है ना। बात समझ आई, ऐसे इलोंगेट हो गया। लेकिन पूरा इलोंगेशन में कितना वर्क डन हुआ वो एक साथ नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, वो इलोंगेट होगा, वैसे वैसे ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, इलोंगेशन बढ़ेगा, और इलोंगेशन बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर का फोर्स भी बढ़ जाएगा। जब फोर्स एक वैल्यू रखता ही नहीं है तो हम उसका वर्क डन निकालेंगे कैसे। बात समझ आई। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्मार्ट तरीका लेते हैं, हम छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए वर्क डन निकालते हैं। बहुत छोटे से, मतलब बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका वर्क डन निकालो, फिर बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका वर्क डन निकालो। क्यों, क्योंकि उतने कम इंटरवल के लिए फोर्स वेरी नहीं करता। इतना छोटा इंटरवल लिया कि फोर्स क्या उसमें कांस्टेंट, तो ये छोटे छोटे इंटरवल का वर्क डन निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इनफाइनाइट स्टेप्स में जब ऐड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, समेशन या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब समझ आया, इसलिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो फिर मुद्दे पे आते। मुद्दा ये है कि हम लोग क्या करेंगे, बहुत छोटे इंटरवल के लिए क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, नाउ ड्यूरिंग elongation, now during elongation let the wire elongates through a distance dx and force is equals to small f बोलता हूँ मैं। तो कुछ इलोंगेशन के दौरान अभी डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब कितना इलोंगेट हुआ dx का, फोर्स कितना लगा, स्मॉल f का। तो देयरफॉर f इज इक्वल्स टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, YAL डिवाइड बाय क्या है, कैपिटल L, ठीक है ना। तो ये मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना, इसको ऐसे समझो, हाँ यहाँ तक समझ में आता है। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स को लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, YA मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट x, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या होगा, L। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, dx का। मैंने अभी कितना इलोंगेट हो चुका है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कहीं यहाँ पहुँचा है, कहाँ पहुँचा है, मिड वैल्यू पे पहुँचा है। तो कितना टोटल इलोंगेट हो चुका है, x के बाद कितना हुआ, dx। समझ आ रहा है, टोटल इलोंगेट होने वाला है फॉर एग्जांपल 5 mm, कितना होने वाला है, 5 mm। अभी कितना हुआ है, 3 mm, 3 mm के बाद dx। अब समझ आ रहा है, टोटल इलोंगेट होने वाला है 5 mm, तो स्मॉल l कितना है, 5 mm, ठीक है। और ये x कितना है, ये है 3 mm, मतलब अभी कितना इलोंगेशन हुआ, 3 mm तक हो चुका है। अब 3 mm के बाद कितना हुआ, dx, उसकी बात करें ड्यूरिंग इलोंगेशन प्रोसेस के दौरान। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। देयरफॉर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन छोटा सा होगा तो हो जाएगा f dx, यही फॉर्मूला होता, ये एक्चुअली फॉर्मूला होगा f बार डॉट dx बार। अब क्या होगा बताओ, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर dw इज इक्वल टू f dx cos 0। cos 0 क्यों, फोर्स भी नीचे लग रहा है, dx भी कहाँ है, उसी डायरेक्शन में, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, तो एंगल कितना है, 0। तो देयरफॉर dw क्या आ जाएगा, dw हो जाएगा f dx। अब मुझे बताइए f का वैल्यू क्या आया, f का वैल्यू है YA स्मॉल x डिवाइड बाय क्या होगा, कैपिटल L, ये हो गया dw, और यहाँ पर क्या है, dx। बात समझ आई। वापस से आपने लोड लगाया, टोटल कितना एक्सटेंड होने वाला है, फॉर एग्जांपल 5 mm, अभी कहाँ तक पहुँचा है वो, 3 mm तक। 3 mm के बाद आपने थोड़ा सा लोड लगाया, वो क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ, कितना, dx। तो उस पर भी कितना वर्क डन किया आपने, YAX अपॉन L इंटू dx। आपको क्या निकालना है, 0 से L तक के लिए टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो आपने क्या किया, ये dw निकाल के आपने वो जो dx डिस्प्लेसमेंट यानी छोटा वाला डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन हुआ वो निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, वो सभी छोटे वर्क डन को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए क्या तरीका है, इंटीग्रेशन, 0 से w तक का, और ये 0 से L तक का, ठीक है ना। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, x होता है, तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w, 0 से w। और ये क्या होगा बताओ, YA अपॉन कैपिटल L, तो कांस्टेंट है, y बदलेगा नहीं, मटेरियल वही है, a बदलेगा नहीं, ऑलमोस्ट सेम है,
कैपिटल एल बाहर गया, इंटीग्रेशन क्या बचा 0 से एल, और ये क्या बचा एक्स डी एक्स। आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ, पहले कॉपी करो। अरे अच्छे टीचर ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। इनऑर्गेनिक के टीचर भी अच्छे हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं माशाल्लाह। इनऑर्गेनिक के जो आपको पढ़ाएंगे भी तो वो इंशाल्लाह वो भी अच्छा लगेगा। अभी इनऑर्गेनिक के टीचर 12th में बिजी हैं, तब तक ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। फिजिकल का टीचर भी बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चलो जरा यहाँ देखो, ये यहाँ पर वर्क डन क्या मिला बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एल वाई ए एक्स अपॉन एल, और ये क्या था डी एक्स, ऐसे ही कुछ था। तो यहाँ पर इसको बाहर ले लो, वाई ए अपॉन एल, और ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा एक्स डी एक्स 0 से एल। अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो ये हो जाएगा वाई ए अपॉन एल, और ये इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x²/2, और ये क्या होगा 0 से स्मॉल एल, ठीक है ना। अब बताओ क्या होगा, वाई ए अपॉन कैपिटल इंटू L² माइनस 0²/2, L² माइनस 0²/2 यानी क्या हो जाएगा L²/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आ गया वर्क डन। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ तक समझ में आता है। बट वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है स्ट्रेन एनर्जी। तो देयरफॉर जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी होगी वो क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये है आपका हाफ वाई ए अपॉन एल इंटू L², ये मेरे पास है। बात समझ आई। अब इसको और भी फॉर्मेट्स में लिखा जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसको समझो। कैपिटल F क्या था ज़रा चेक करो जल्दी से, ये L² है ना, इसको मैं L इंटू एल लिख दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ये तो कैपिटल F था, तो हाफ इंटू कैपिटल F इंटू स्मॉल एल, ये है। अब यहाँ पर फोर्स को क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। इस चैप्टर में क्या कहते हैं, लोड, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू एफ की जगह क्या आ जाएगा लोड, इंटू ये क्या आपका एक्सटेंशन। बात समझ आई। तो स्ट्रेन एनर्जी जो आपके पास है, स्ट्रेन एनर्जी होता है हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्मॉल एल क्या एक्सटेंशन है ना, कितना एक्सटेंड हुआ, ठीक है ना। अब क्या इसमें और कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या लिखते हैं उसको। पहले इसको कॉपी करो, उसके बताता हूँ। बस यहाँ पर ये कंप्लीट है इलास्टिसिटी। अब क्या स्टार्ट करूँगा मैं, फ्रिक्शन। अब जो है बस ये लिखना है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको समझो। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या चीज़ है लिख देता हूँ मैं। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। अब मुझे बताओ स्ट्रेन एनर्जी आया क्या, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, वॉल्यूम मतलब V। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ भी तो होता है, ये होता है ना, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, तो हाफ इंटू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अब फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है बताओ, स्ट्रेस होता है, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन, यानी मतलब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो हाफ इंटू उसको सिर्फ स्ट्रेस लिख रहा हूँ मैं, और इंटू ये क्या है स्ट्रेन, तो ये फॉर्मूला बनता है उसका। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है। देयरफॉर याद रखना स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो। वाई को क्या लिखते हैं हम लोग, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वही मतलब है। तो स्ट्रेस की जगह क्या लिख सकता हूँ, वाई इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह क्या लिखेंगे, वाई इंटू स्ट्रेन, वाई इंटू स्ट्रेन, और ये वाला स्ट्रेन अपनी जगह पर है। तो बताओ जैसे क्या होगा, स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन स्क्वायर। समझे, ऐसा भी तो कर सकते हैं, स्ट्रेन को लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेन को इधर भेजो वाई को उधर भेजो, तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन वाई। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन की जगह क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अपॉन वाई। बात समझ आई। तो ये क्या बनेगा, हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। बात समझ आई। ये सारे फॉर्मेट्स आपको बता दिए मैंने, कोई फॉर्मेट नहीं बचा। अब चैप्टर यहाँ पर एंड, ठीक, क्लियर है।
अब इसके बाद जो है हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। फटाफट से कॉपी कर लो उसको। डेरिवेशन की कल प्रैक्टिस करना 2 बार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी खत्म। अब क्या स्टार्ट होगा हमारा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अंटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स। कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता रोकने के लिए। ठीक, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक सरफेस यहाँ पर लेता हूँ, कोई भी नॉर्मल हमारा कैसे भी सरफेस। एक सरफेस मैंने लिया और उस सरफेस पे मैं एक ब्लॉक रखता हूँ, ठीक है ना। उस सरफेस पे क्या करता हूँ, एक ब्लॉक रखता हूँ। उस सरफेस पे अगर मैं एक ब्लॉक रखूँगा और इसको मैं ऐसे यहाँ से प्रोजेक्ट करूँगा, मतलब ऐसे इसको हिट कर दिया मैंने। जैसे मैं इसको यहाँ से हिट करूँगा तो हिट करने पर होगा क्या कि आगे की तरफ जाएगा। अ बॉडी इन मोशन विल, लेकिन ये मोशन में रहेगा क्या? क्या होगा प्रैक्टिकली? आपने क्या देखा है? आगे चलेगा फिर जाके रुक जाएगा। कब रुकेगा ऑब्जेक्ट? न्यूटन ने क्या बोला था? अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अंटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आगे जा करके फॉर एग्जांपल यहाँ रुक जा रहा है तो इस पर कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा, लेकिन इस पर कोई फोर्स लगता हुआ अपने को नज़र नहीं आता। एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया है मैंने, तो फोर्स बचा कहाँ? कौन सा फोर्स बचा? तो फोर्स हमने सोचा और जो हमको समझ में आया वो ये था कि जो सरफेस है वो इस पे फोर्स लगा रहा है। ये आगे बढ़ रहा था तो सरफेस इस पे फोर्स लगा रहा था जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। बात समझ आई? ऐसा कोई और फोर्स नहीं है जो उसको रोक रहा है। तो अपनी बत्ती क्या जली? अपना बल्ब जल गया। अच्छा, सरफेस लगा रहा होगा कोई फोर्स, और सरफेस एक फोर्स लगाता है जो क्या करता है? उसको रोकता है, जो उसको रोकने की कोशिश करता है। उसका नाम अपन ने क्या रखा? फ्रिक्शन। अब भेजे में गया, ऐसा है। ऐसे सोचना शुरू किया अपन ने, तो इस पर क्या लगा? फ्रिक्शन। अब सवाल ये है कि ये जो फ्रिक्शन है ये कितने टाइप का है? फ्रिक्शन है तो कितना होता है इसका वैल्यू, और फ्रिक्शन जो है ये कब कब रोकेगा कब नहीं रोकेगा, इसके बारे में अपने को जानना पड़ेगा अभी, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो अभी अपन क्या करेंगे, आज इसी फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो वो दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। मतलब एक दूसरे का रिलेटिव मोशन को क्या करते हैं? वो रोकते हैं। रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग को क्या करते हैं? रोकते हैं। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ तक कुछ कुछ भेजे में अपने जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ये है कि याद रखना फ्रिक्शन जो है एक ऐसा फोर्स है जो दो चीज़ों को जोड़े रखने वाला फोर्स है। मतलब क्या, अगर यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, तो फ्रिक्शन चाहता है कि ए और बी पॉइंट दोनों कनेक्टेड रहे। बात समझ आई? ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं चाहता। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, चलो यहाँ तक तो कुछ कुछ समझ में आया कि फ्रिक्शन क्या है। ये अपने को पता है कि फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे काम नहीं हो सकते। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं सकते, है ना। हम चलते हैं, कैसे चलते हैं बताओ? फ्रिक्शन से हम लोग क्या करते हैं? ग्राउंड को पीछे धक्का देते हैं, तो ग्राउंड हमको आगे धक्का देता है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? चल पाते हैं। अगर यही जो आप सरफेस पे चल रहे हो उसको पूरा बर्फ़ का बना दिया जाए तो आप चल नहीं पाओगे। क्यों नहीं चल पाओगे? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं। इतना इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हेल्प्स इन मोशन। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, रॉन्ग स्टेटमेंट। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। बात समझ आई? रिलेटिव मोशन मतलब क्या? इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग को क्या करता है? वो अपोज करता है। बात समझ आई? मोशन को तो हेल्प कर रहा है, बगैर फ्रिक्शन के आप चल ही नहीं सकते। बात समझ आई? ठीक है, तो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये स्टेटमेंट याद रखना। इसके बाद क्या, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम ब्रश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप इसको पकड़ोगे कैसे? नहीं पकड़ सकते। फ्रिक्शन नहीं होगा तो बोर्ड नहीं टंग सकता, कीले पर टंगा है ना, फ्रिक्शन की हेल्प से तो टंगा है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिसल जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो बेसिकली फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो बहुत सारे काम हमारे नहीं हो सकते। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन एक ऐसी बुरी चीज़ है जो ज़रूरी है। बात समझ आई? मतलब इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और कहीं कहीं पर नुकसान भी देता है। कैसे? जब गाड़ी चलती है टायर भी चलेगा, टायर चलेगा तो फ्रिक्शन की वजह से घिसेगा,
टायर घिसेगा तो हर थोड़े टाइम में क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना, नुकसान होगा ना, बार बार पैसा खर्चा करना पड़ेगा, होगा ना ऐसा। तो इस वजह से फ्रिक्शन क्या है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एक नेसेसरी एविल है, ज़रूरी भी है अपने लिए, कहीं कहीं पे नुकसान भी देता है। तो इसी वजह से एक स्टेटमेंट आता है फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल। ठीक है ना, चलो भाई, तो यहाँ तक बात समझ आई। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब ये तो समझ आया कि कोई दो सरफेस आपस में एक दूसरे पे स्लाइड होना नहीं चाहते, क्यों, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन उनको रोकता है। लेकिन ये फ्रिक्शन होता क्यों है, दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन क्यों होता है, तो उसका ओरिजिन आज हम लोग जानेंगे। तो उसकी दो थीरीज है, एक क्लासिकल थ्योरी और दूसरी क्या है, मॉडर्न थ्योरी। मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है। ठीक है ना, चलो। तो फ्रिक्शन क्या है, अगर कोई पूछेगा तो आपके देखो नोट्स में लिखा हुआ है, बुक में भी है, कोई टेक्स्ट बुक का ही पेज डाला है मैंने। द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है ना, इंशाल्लाह ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करता है, दो सरफेसेस में कॉन्टैक्ट के रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। बात समझ आई, ठीक है ना। तो द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, दो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में है उनके रिलेटिव मोशन को क्या करता है, ये अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मतलब स्लाइडिंग। ठीक है ना, चलो यहाँ तक समझ में आता है। इसके बाद क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है, तो फ्रिक्शन के दो बेसिकली हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। आइए उसको समझते हैं। तो ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो फ्रिक्शन के ओरिजिन समझने के लिए हमारे पास दो थीरीज हैं। एक हमारे पास क्या है, क्लासिकल थ्योरी, ओल्ड थ्योरी कह सकते हैं, ओल्ड व्यू, एक को बोलेंगे मॉडर्न व्यू। एक को ओल्ड व्यू, एक को बोलेंगे मॉडर्न व्यू। तो ओल्ड व्यू और दूसरा क्या है, दूसरा है मॉडर्न व्यू। ठीक है, ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू। ठीक है ना, चलो भी। तो ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू की बात करते हैं। ओल्ड व्यू क्या कहता है, फ्रिक्शन क्यों है, और मॉडर्न व्यू क्या कहता है, फ्रिक्शन क्यों है। ओल्ड व्यू ये कहता है कि दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन इसीलिए है क्योंकि उसके हिल्स एंड डेल्स में इंटरलॉकिंग हो जाती है। मतलब ये हुआ, मतलब ये कि अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, तो अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको दिखने में भले अभी ऐसे प्लेन नज़र आ रहा है, लेकिन ये प्लेन नहीं है। ऐसा कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, ऐसा ये ऊबड़ खाबड़, मतलब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिल्स एंड डेल्स वाला सरफेस है। बात समझ आई। तो इस सरफेस में और इस सरफेस में क्या है, अगर ये ऐसे रखे हुए हैं तो इनके बीच में क्या है, हिल्स एंड डेल्स है। तो होता क्या है, एक सरफेस के हिल्स एंड डेल्स में दूसरे सरफेस के हिल्स एंड डेल्स क्या होते हैं, इंटरलॉक, और इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, इसको चलाने में दिक्कत आती। बात समझ आई, उसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो ओल्ड व्यू ये कहता है कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में, उनके सरफेसेस पे क्या होते हैं, हिल्स एंड डेल्स होते हैं, ऊबड़ खाबड़ सरफेस होता है। और जैसे ही आप इसको स्लाइड करवाने की कोशिश करो तो इसके हिल्स एंड डेल्स में इसके हिल्स एंड डेल्स क्या होते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, और उसी इंटरलॉकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपने को उसको आगे चलाना है तो इंटरलॉकिंग से क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। बात समझ आई, ठीक है ना। तो ओल्ड व्यू ये कहता है कि इसके हिल्स एंड डेल्स में इसके हिल्स एंड डेल्स क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक, और उस इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, ये ऐसे अपने को रुकता है, मतलब मूव करवाने से रुकता है। अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। मॉडर्न व्यू क्या कहता है, मॉडर्न व्यू कुछ और कहता है। मॉडर्न व्यू कहता है कि आपका जो ये सरफेस है, अच्छा एक और चीज़, इसमें कुछ दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है वो समझाता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ना हो, क्या चाहता हूं मैं, दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन ना हो, अगर मैं ये चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, सरफेस को स्मूथ कर दो। कैसे स्मूथ करेंगे, पॉलिश कर दो, इसको भी पॉलिश कर दो, इसको भी पॉलिश, सरफेस क्या हो गए, प्लेन हो गए। अब दोनों को एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए। हमने चेक किया, हमने इसको भी प्लेन किया, इसको भी प्लेन किया, दोनों को स्मूथ कर दिया, इसके ऊपर इसको चलाने की कोशिश करी, फ्रिक्शन और बढ़ गया। इसका मतलब हमारी थ्योरी में गड़बड़ है। बात समझ, एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा ना। प्लेन करने से क्या होना चाहिए था, फ्रिक्शन कम होना चाहिए था, जबकि फ्रिक्शन बढ़ जाता था। तो अपने को ये समझ आया कि अपनी थ्योरी में क्या है, गड़बड़ है। दोनों भैया क्या गड़बड़ है, अपने को अब क्या करना पड़ेगा, दूसरी थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा। अब मॉडर्न थ्योरी कुछ और कहती है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि फ्रिक्शन हिल्स एंड डेल्स की वजह से है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ना वो ये है, क्या है समझो ज़रा। आपको पता होगा प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है। वो क्या जाता है, वो ये जाता है कि ये जो आपका ऐसे सरफेस है, तो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर ऐसे रखा हुआ है
तो वो पूरे एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है। बात समझ आ रही है? पूरे एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में होते हैं। वो पूरे एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए नहीं है, बहुत ही कम पॉइंट्स पे क्या है, वो कॉन्टैक्ट में है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सरफेस इस पे रखा हुआ है, तो क्या पूरे कॉन्टैक्ट में है? नहीं, इसका पूरे पॉइंट इसके पूरे पॉइंट से कॉन्टैक्ट में नहीं है। यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इधर कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इधर कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट है। बात समझ आई? इतने ही पॉइंट्स पे वो कॉन्टैक्ट में है। तो एक्चुअल जो एरिया है वो तो बहुत कम है। एक्चुअल एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगी, दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, एक एडहेसिव फोर्स से क्या करेंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसके वजह से क्या हो जाता है, इसमें फ्रिक्शन आ जाता है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे आप क्या करो, उसको कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। आप क्या करो, फ्रिज में से 2 आइस क्यूब्स लो, दोनों को पकड़ के ऐसे प्रेस कर दो, वो चिपक जाते हैं। बात समझ आ रही है? क्या बोला, क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड वेल्डिंग। क्यों? हाँ, इसके मॉलिक्यूल उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उससे वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। बात समझ आई? तो यही होता होगा कि अब जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे आया तो बहुत कम पॉइंट्स कांटेक्ट में है, यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। बात समझ रहे? फिर आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाने के लिए अपने को उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। तो मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि जो आपका फ्रिक्शन है वो सिर्फ इंटरलॉकिंग की वजह से नहीं है। मॉडर्न थ्योरी इंटरलॉकिंग को नेग्लेक्ट नहीं करती, बोलती इंटरलॉकिंग है, साथ में क्या है, साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी। मॉडर्न थ्योरी दोनों को काउंट करती। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, इंटरलॉकिंग की वजह से है, साथ में क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके वजह से भी क्या है, फ्रिक्शन है। बात समझ आई? अब देखते हैं मॉडर्न थ्योरी इसका आंसर कर पाता था क्या, जो पहले अपन सोच रहे थे। मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है, दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसके वजह से फ्रिक्शन है। सरफेस को क्या कर दिया अपन ने, प्लेन कर दिया। इंटरलॉकिंग वाली थ्योरी के हिसाब से फ्रिक्शन कम होना चाहिए था, फ्रिक्शन बढ़ गया। कैसे बढ़ा बताओ, इसको भी प्लेन कर दिया, इसको भी प्लेन कर दिया। अब जो सिर्फ 4 मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट में थे, अब तो ज़्यादा मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि प्लेन हो गया ना सरफेस। ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट में, ज़्यादा मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट में मतलब ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन। अब समझे? इस वजह से मॉडर्न थ्योरी क्या करती है, हमारे क्वेश्चन का आंसर देती है। इस वजह से हम क्या करेंगे, मॉडर्न थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे। मेरे में जा रहा है? तो ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन 2 व्यूज़ हैं उसके, एक ओल्ड व्यू और एक मॉडर्न व्यू। सही कौन सा है, मॉडर्न व्यू। क्या मॉडर्न व्यू ओल्ड व्यू को रिजेक्ट करता है? नहीं, ओल्ड व्यू को लेते हुए नई बात बताता है। बात समझ आई? मॉडर्न व्यू क्या कहता है, फ्रिक्शन क्यों है, इंटरलॉकिंग प्लस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, यानी कोल्ड वेल्डिंग की वजह से। अभी भी जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे जूते का जो सोल है वो ज़मीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या हो गई है, कोल्ड वेल्डिंग। अब मुझे चलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोल्ड वेल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। बात समझ आ रही, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे समझ आ रही बात, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ तक समझ में आता है। अब उसके बाद क्या, ये ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन वाला पार्ट तो समझ आ गया। आगे क्या, आगे इसको देखो अभी माइक्रोस्कोपिक व्यू। अच्छा, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या है बताइए, बताया था मैंने, नहीं। कोहेसिव फोर्स मतलब 2 सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। एडहेसिव फोर्स मतलब 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। जैसे ये अपने पास क्या है, वाटर बॉटल, ये अपने पास क्या है, वाटर बॉटल। इसके अंदर वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल और ये बॉटल के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा, एडहेसिव फोर्स। सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स क्या होता है, कोहेसिव। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, एडहेसिव। बात समझ आई? तो वो 2 यहाँ पर गिवन है, 2 फोर्सेस के बारे में, वो भी बता दिया मैंने। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। 2 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, कौन कौन सा, स्टैटिक और काइनेटिक, ठीक है ना। आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक की रीडिंग लगाओ फटाफट से, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से पहले। चलिए, अब जो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। आइए इसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स। तो फ्रिक्शन के 2 टाइप, आपके 3 टाइप एक्चुअली आपकी बुक में है। एक है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, इसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, और एक है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं।
स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो। मतलब क्या, आइए इसको समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने लिया मास m का, उसको एक सरफेस पे मैंने रखा, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये तो मूव करना चाहिए, क्योंकि न्यूटन का लॉ यही कहता है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या ये फोर्स एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। क्या ये अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। मूव करना चाहिए। न्यूटन ने तो बोला मूव करेगा, लेकिन मूव नहीं कर रहा। इसका ये मतलब हुआ कि ये फोर्स अनबैलेंस नहीं है, इसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। दिख नहीं रहा है, पहचानना पड़ेगा। बात समझ आई? तो इसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। कौन बैलेंस कर रहा है? तो वही हमारे दिमाग में वही समझ आया हमको, है ना। दिमाग में वही आया कि ये यहाँ पर उल्टा एक क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। तो उल्टे डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा जो क्या करेगा, इसको रोकेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ कि हमने क्या कर दिया, हमने फोर्स को पहले क्या किया, 1 न्यूटन किया। फोर्स को कितना किया? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन, ये नहीं चला। फिर हमने फोर्स को कर दिया 2 न्यूटन, ऑब्जेक्ट नहीं चला। फिर हमने फोर्स को कर दिया 3 न्यूटन, ऑब्जेक्ट नहीं चला। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई ये जो उल्टा फोर्स है ना फ्रिक्शन का, ये 1 न्यूटन लगा रहा हूँ तो उसको बैलेंस कर रहा है, 2 न्यूटन लगाया तो उसको भी बैलेंस कर दिया, 3 न्यूटन लगा दिया तो उसको भी बैलेंस करता है। मतलब अपने आप को खुद से एडजस्ट कर लेता है। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है उसका, खुद से अपने आप को एडजस्ट करता है। बात समझ आई? ठीक है ना। इस फोर्स को इधर लगा दूंगा, 1 न्यूटन इधर लगाया ना अभी, 1 न्यूटन इधर लगा दूंगा तो उधर लगेगा, डायरेक्शन भी एडजस्ट कर लेता है। बात समझ आई? ठीक है ना। अब क्या, फिर मैंने क्या कर दिया, 4 न्यूटन लगाया, नहीं चला। मैंने 5 न्यूटन लगाया, चलना बस शुरू कर रहा है। 6 न्यूटन लगाया, चल पड़ता है। 7 न्यूटन लगाया, चल पड़ता है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब ये कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। क्या करता है? अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है ना। कैसे एडजस्ट करता है? मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है फ्रिक्शन। तो बेसिकली हमको ये समझ आया कि जब हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, तो न्यूटन ने बोला था ऑब्जेक्ट चलेगा, लेकिन वो नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि इसी फोर्स को कोई क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, उसको बैलेंस करता है, बैलेंस करता है, बैलेंस करता है, एक लिमिट तक बैलेंस करता है। उस लिमिट के बाद उसको बैलेंस नहीं कर पाता। बात समझ आई? ठीक है ना। जिस लिमिट तक फ्रिक्शन मैक्सिमम लग जाएगा। मतलब क्या, हमने कितना लगाया था, 5 न्यूटन, उसने भी 5 न्यूटन तक लगाया। 5 न्यूटन के बाद जैसे मैंने 5.01 न्यूटन किया, वो चलना शुरू कर दिया। मतलब 5 न्यूटन क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। कौन से फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। फोर्स लगा करके वो चले या चलने की टेंडेंसी हो, चले या चलने की कोशिश करे, टेंडेंसी हो मतलब कोशिश करे, तब क्या होगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स हटा दी मैंने, कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फोर्स लगे, ये एक्चुअली चले या चलने की कोशिश करे, फ्रिक्शन आ जाएगा। बात समझ आई? जैसे मतलब ये हुआ कि अभी इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, अब फ्रिक्शन है। क्यों फ्रिक्शन है? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, भले वो ना चले लेकिन चलने की कोशिश तो कर रहा है, फ्रिक्शन है। बात समझ आई? ठीक है ना। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 न्यूटन को फ्रिक्शन ने बैलेंस किया, 2, 3, 4, 5 तक बैलेंस कर लेता है। 5 के बाद वो बैलेंस नहीं कर पाता। मतलब फ्रिक्शन क्या करेगा, अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा, एक लिमिट तक एडजस्ट करेगा, लेकिन उस लिमिट के बाद वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो जिस मैक्सिमम वैल्यू तक फ्रिक्शन पहुंच सकता है वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है। क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है वो? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक क्या होता है, एडजस्ट हो सकता है। उसके आगे आपने फोर्स लगाया वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। बात समझिए? जैसे यहाँ पर आपने 6 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन कितना लग सकता है? तो ये 5 ही लगा पाएगा। समझे? ऑब्जेक्ट क्या करेगा, 1 से चलना शुरू कर देगा। एक्चुअली वो 5 से कम ही लगेगा। क्यों? अभी समझाऊंगा मैं। यहाँ तक बात समझ आई है? जब वो चलना शुरू कर देगा तो उसके मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि तब फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक। बताया था मैंने, एंट्रेंस की क्लास में बता चुका हूँ। तो स्टैटिक, यहाँ तक सबको समझा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो भाई, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये था। तो यहाँ पर देखो, ये देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, the frictional force which balances applied force when the body is static. The frictional force which balances the applied force when body is static is called force of static friction. In other words, static friction prevents sliding motion.
स्लाइडिंग मोशन को प्रिवेंट करता है, रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है ना। चलो भाई देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू कीप इंक्रीजिंग एफ अ स्टेज विल कम व्हेन एफ इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग व्हेन एफ इज लेस देन एफ मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ। जब तक आपका फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है तब तक फ्रिक्शन कितना होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर। और जैसे ही एफ एल के तक पहुंच गए आप, एफ एस मैक्सिमम तक पहुंच गए, उसके आगे वो उतना ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो भाई एफ एस मैक्सिमम के बाद वो चलना शुरू करेगा। ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस impending motion, the motion that would take place in the absence of frictional force under the applied force। मतलब ट्राई करता है जो मोशन का, उसको क्या करता है, वो अपोज करता है। लिमिटिंग वैल्यू मैं आपको समझा चुका हूँ। लॉज इसके फटाफट देख लो। लॉज क्या है ऐसा याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है नेचर में, तो वो मैग्नीट्यूड में भी सेल्फ एडजस्टिंग है और डायरेक्शन में भी सेल्फ एडजस्टिंग है, ध्यान रखो। ठीक है ना। चलो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सबसे पहला, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज़्यादा सरफेस को ऑब्जेक्ट दबाएगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। बात समझ आई? जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। मैंने आपको कहा था कि लॉज ऑफ एफ एस मैक्सिमम है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला किसका है? एफ एस मैक्सिमम का फॉर्मूला है। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ एल इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस क्या है? एक तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दूसरा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है? ये कोएफिशिएंट है, मतलब ये मेजर करता है स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है या कम। ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। और म्यू एस का फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ एल डिवाइड बाय एन, वो देख सकते हो आप लोग। उसके आगे क्या है? नेक्स्ट जो है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ friction is independent of apparent area between the surfaces in contact so long as the normal reaction remains the same। मतलब limiting friction एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रॉन्ग स्टेटमेंट। लिमिटिंग फ्रिक्शन apparent एरिया पे डिपेंड नहीं करता। apparent मतलब जो अपीयर हो रहा है, ये एरिया ऐसा लग रहा है अपने को कि पूरा कॉन्टैक्ट में, लेकिन पूरा कॉन्टैक्ट में है क्या? नहीं। बात समझ आई? तो जो एरिया अपीयर हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। एंट्रेंस की क्लास में बताया था मैंने। ये बोलना कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, लेकिन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। चलो इसके आगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन अपॉन मटेरियल इन कॉन्टैक्ट एंड नेचर ऑफ द सर्फेस। नेचर ऑफ द सर्फेस मतलब क्या? रफ सर्फेस है, स्मूथ सर्फेस है, इस पर डिपेंड करता है। और कौन से मटेरियल कॉन्टैक्ट में है, इस पर भी डिपेंड करता है। मटेरियल कौन से कॉन्टैक्ट में? जैसे मैंने बोला था, रोड को क्या कर दो, स्टील के बना दो, तो रबर का टायर स्टील पे अगर चलेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? कम मिलेगा। जबकि वही रबर का टायर क्या कर दो, कंक्रीट के रोड पे चलाओ तो क्या मिलेगा? प्रॉपर फ्रिक्शन मिलेगा। बात समझे? ब्रेक वगैरह लगाने में तो आसानी होगी। इस वजह से वही रबर का टायर है, लेकिन स्टील के साथ में अलग फ्रिक्शन है और कंक्रीट के साथ में अलग फ्रिक्शन। तो कोई फ्रिक्शन जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल कॉन्टैक्ट में है। बात समझ आई? ऐसा है। चलो ये भी समझ आता है। इसके बाद टेफ्लॉन एंड टेफ्लॉन का फ्रिक्शन दिया हुआ है, ब्रास ऑन स्टील का फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू एस का वैल्यू, कॉपर स्टील पे दिया हुआ है, एल्यूमिनियम स्टील पे दिया हुआ है, एक्सेट्रा, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो ये भी आपको बताया था मैंने, म्यू का वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है तो म्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसको क्या लेते हैं? 1 से कम। ठीक है ना। रबर ऑन कॉन्क्रीट ड्राई कितना होता है? देखो 1। रबर ऑन कॉन्क्रीट ड्राई अगर होगा कॉन्क्रीट तो 1 होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। 6.5 एग्जाम्पल फटाफट देख लो। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ मास 0.25 किलोग्राम इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.4। हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड, कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड होगा? जितना फ्रिक्शन होगा, लेकिन फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा है क्या? वो चेक करना पड़ेगा। आओ चेक करते हैं। ये इतने खतरनाक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो क्या है इसके सामने। ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल 6.5, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास कितना है? 0.25 kg। ठीक है ना। इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। अपने को निकालना क्या है? फ्रिक्शन कितना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड कितना है वो निकालना है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना अप्लाई किया वो निकालना। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या लगेगा? mg। इधर फोर्स लग रहा है तो इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। बात समझ आई? सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना है?
0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg के बराबर। तो 0.4 इंटू मास कितना है 0.25 इंटू ये क्या हो जाएगा 10। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁻1 10⁻⁻1 यानी 2.5 इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻2 और ये 10⁻1। बताओ कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 है ना, 1 आएगा आंसर। चेक करो, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो बेसिकली ये अपने पास क्या है 2.5 इंटू 4 कितना हो गया 10 हो गया, 10⁻2 और 10⁻1 इंटू क्या होगा 10⁻1 मिला करके क्या होगा 1 - 1 कितना होगा 1, मतलब 10⁻0 आएगा और 10⁻0 कितना होता है 1 होता है। तो 1 न्यूटन अगर फ्रिक्शन है तो अप्लाइड फोर्स भी कितना होगा उतना ही होगा। बात समझे, मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी है 1 नहीं चल रहा है ना वो, तो यही कंसिडर करेंगे कि वो एफएस मैक्सिमम पे पहुंचा है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे। क्यों ये सोचेंगे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला किसका है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर ये पूछा है एफ कितना है तो यही पता करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कितना है, और फ्रिक्शन कौन सा होगा, ये एफ एल होगा। बुक में एक्चुअली अधूरा क्वेश्चन है, उसको प्रॉपरली फ्रेम करना चाहिए था, उसको अधूरा है वो। क्योंकि अगर फ्रिक्शन एफ एल से कम है और ये फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, फोर्स को कितना होगा जितना वहाँ पर फ्रिक्शन है। मतलब क्या, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 है और हमको नहीं पता इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है कितना है, अब इसने क्या कर दिया, इसने ये 3 न्यूटन लगाया, उसने उसको बैलेंस कर दिया, तो फ्रिक्शन अभी कितना होगा 3 ही होगा ना फ्रिक्शन। तो बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपरली फ्रेम नहीं है क्वेश्चन बुक में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जब अपन ने 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन ने भी 1 न्यूटन लगाया। कैसे समझ आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं चला। 5 न्यूटन के बाद ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है, तो अब जब हम लोग 6 न्यूटन करते हैं तो अब ये फ्रिक्शन कितना लगता है 5 न्यूटन। अपन यही सोचते हैं 7 न्यूटन लगाएंगे तब भी कितना लगेगा 5 न्यूटन। अब वो चलना शुरू कर देता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि जब तुमने फॉर एग्जांपल 7 न्यूटन लगा दिया तो फ्रिक्शन को कितना लगना चाहिए, वो 5 के आगे तो बढ़ नहीं सकता हमारे केस में, है ना, हमने जो एग्जांपल लिया। होता ये है कि जब आप 7 न्यूटन लगाते हैं तो वो कितना लगना चाहिए था 5 न्यूटन, लेकिन वो 5 नहीं लगता, 5 से थोड़ा कम लगता है। फॉर एग्जांपल 4.9 लगता होगा। कितना लगता होगा 4.9। तो जब वो चल रहा है उस टाइम पे ऐसा क्यों है, इसीलिए क्योंकि जब वो रुका था तब कौन सा फ्रिक्शन था, स्टैटिक। जब वो चलना शुरू कर देता है तब कौन सा है, काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से थोड़ा कम होता है। ऐसा क्यों है, इसका बहुत सिंपल रीज़न है कि जब वो मोशन वाले स्टेट में है तो वो है ना रुका नहीं है मतलब बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाया मतलब फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो वीक है, इस वजह से फ्रिक्शन कम है। चलते रहे ना, कंटिन्यूसली चल रहा है तो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं हो पाता। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसी वजह से जब वो चलना शुरू कर देता है तो होना क्या चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 5। इधर से अगर हम लोग 10 लगाएंगे तो ये कितना लगना चाहिए था 5, लेकिन 5 नहीं लगता। क्या लगता है 5 से थोड़ा कम लगता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में आ गया, मोशन वाले स्टेट में आ गया, और वो फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है ये एक फिक्स वैल्यू रखता है। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी कर रहा था 1 2 2 3 3 ऐसा कर रहा था। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू, वो चेंज नहीं होता। मतलब अगर तुमने इसकी स्पीड बढ़ा दी तब भी 4.9 रहेगा, तुमने स्लो चलाया तब भी 4.9, एक्सेलरेट करवा दिया तब भी 4.9 रहेगा। बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, एक्सेलरेट करे, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। बात समझ आई। उसके लॉस पढ़ लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर लॉज हैं, आइए उसको देखते हैं। पहले फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर दी अदर बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, दूसरा भी नाम मिल गया। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, वैसी बात है, नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वही Fk/μ, Fk/ नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद क्या, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब कोई भी बॉडी है उसका कुछ भी शेप हो सब पे सेम लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है, नॉर्मल रिएक्शन सेम है तो सेम लगेगा, और अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, जैसे वो नहीं करे, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक, इसके बाद फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कौन सा मटेरियल है, उसका नेचर क्या है, रफ है, स्मूथ है, इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस प्रोवाइडेड द रिलेटिव वेलोसिटी इज नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल।
मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी कितनी भी हो, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा है, ठीक है ना, वरना वेरी करेगा। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज करोगे तो उसके अंदर कुछ तो वेरिएशन आएगा ही ना। हम बोलने को बोल देते हैं कि प्रैक्टिकली डिपेंड नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो अब इसके बाद क्या है आगे जो है, ये कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन का आपको दिया हुआ है वैल्यू, चेक कर लो उसको, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे, एक सरफेस पे क्या करे, रोल करे। रोल करना समझता है क्या होता है रोलिंग? गोल घूमना तो रोटेशन हुआ। रोलिंग जो होता है ना, रोलिंग का मतलब होता है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब समझ में आता है ना, मतलब लीनियर मोशन। तो जो टायर होता है वो ऐसे गोल भी घूमता है और आगे भी चलता है, ऐसे चलता है ना, मतलब गोल भी घूम रहा है, रोटेट भी हो रहा है, साथ साथ में ट्रांसलेट भी हो रहा है, उसको रोलिंग कहते हैं। बात समझ आई? तो जब जैसे टायर है वो किसी सरफेस पे जब रोल करेगा तो उस टाइम पे स्लाइड तो कर नहीं रहा है, वो रोल कर रहा है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन आएगा उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। बात समझ आई? सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक, उससे कम काइनेटिक, उससे भी कम रोलिंग, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इतना कम है, एक तो बहुत कम टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में और बहुत थोड़ा सा पॉइंट कॉन्टैक्ट में, इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है, ठीक है ना। चलो भाई ये भी समझ में आ गया अपने को कि रोलिंग फ्रिक्शन ये है, फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन बॉडी इज रोलिंग ओवर दी अदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। और ये बाकी चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये आप लोग खुद से रीड कर सकते हो, छोटा सा पार्ट रीड करने का, जहाँ पर चैप्टर ख़त्म, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल 6.3 और 6.4 कल दिया था होमवर्क, ये ट्राई कर लेना, वरना कल एक्सरसाइज में डिस्कस कर लूँगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। चलो